औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। मईशत में काफ़ी सारी बेहतरी है, बाज़ार हिस्सेस में बेहतरी है। काफ़ी सारे लोग वर ऑफ द ओपिनियन एंड द व्यू कि बाज़ार हिस्सेस जो है वो ईयर एंड से पहले लाख का नंबर देख लेगा, बट ये नंबर्स जो है क्रॉस हुआ ही चाहता है 99,500 600 के लेवल पे बाज़ार इस वक्त ट्रेड करे। वी होप वी कुड ब्रिज दिस नंबर एनी टाइम सून। गोइंग फॉरवर्ड वी वांट टू सी कि जो माशी अशारिये हैं ये लोगों की बेहतरी में कब तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। इकॉनमी में बेहतरी का ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो लोगों की लाइफ में कब नज़र आता है। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर सर्टन म्यूचुअल फंड्स विच आर सर्टनली डूइंग वेल एंड वन ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज़ एनआईटी। एनआईटी सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हमने आज के प्रोग्राम में फ़ैसला किया कि थोड़ी सी बातचीत करें इकॉनमी पे, जो एनआईटी के ईटीएफ्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन पे। बाज़ार हिस्सेस ने जब अच्छा परफॉर्म किया तो एनआईटी के ईटीएफ्स ने कैसा परफॉर्म किया, इसका एक तायराना जायज़ा लें। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ंड मैनेजर ऑफ एनआईटी काशिफ़ इमरान। काशिफ़, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सानी। वालेकुम सलाम। You have heard the intro। इकोनॉमी के ऊपर वी ऑल कीप लिसनिंग गुड न्यूज़। आईएमएफ 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 डिफ़ॉल्ट 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 वो बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। हाउ डू यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन का कैनवस कैसे दिखता है? देखें, काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो एक मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जो सबसे ट्रबल कर रहा था, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा कर रहा था, वो देखें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। और अब हम सिंगल डिजिट पे चले गए और अभी भी जो मंथली है और नंबर है वो भी सिंगल डिजिट में आने का है। तो ये बहुत बड़ा, इन्फ्लेशन जब आप कंट्रोल करते हैं तो बाकी सारे इंडिकेटर्स खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जब आपके इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो आपके जो आपको जो लोन्स मिल रहे होंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ख़ासतौर पे जो बिजनेसेस होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, क्योंकि उनको फिर उनके जो ज़्यादातर आप देखें, ये जो कंपनीज होती हैं उनकी बुक्स पे लेवरेज होता है। तो जब वो लेवरेज सस्ता होने लगता है तो उनके बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव करती है, फाइनेंस कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये टर्न अराउंड कुछ लैग के साथ नज़र आते हैं। जैसे अभी अगर इन्फ्लेशन नीचे आया है तो आपको ये 6 महीने 1 साल के अंदर जो लेवरेज सिक्लिकल कंपनीज हैं उनमें आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि वो टर्न अराउंड स्टोरीज आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये बताएं कि एक्सटर्नल अकाउंट हमेशा एक सवालिया निशान के तौर पर देखा गया। पिछले 3 साल बड़े चैलेंजिंग थे। अब ये थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड आपको पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट कैसा दिखता है? मुझे सही लगता है। देखें, अगर आप करंट अकाउंट सरप्लस आपने शो किया, आपने देखा अभी, और फिर रिमिटेंसेस के नंबर्स भी आ गए, ओवरऑल आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो है काफ़ी इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और जो है वो भी, अब एक्सपोर्ट में भी थोड़ी मूवमेंट नज़र आ रही है। इंपोर्ट जो है वो कर्टेल की भी है, उससे और इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अब आप इंपोर्ट में भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आईएमएफ प्रोग्राम के बाद बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नज़र आई है एक्सटर्नल अकाउंट में जो है। एंड हाउ अबाउट दिस फॉरेक्स रिजर्व्स, आपको इस फ्रंट पे भी बेहतरी नज़र आती है? फॉरेक्स रिजर्व भी देखिए आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होंगे। ये आप ये नहीं कह सकते कि एकदम कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, लेकिन ये जैसा मोमेंटम बना है इससे आपको देखेंगे कि आप लोगों का जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक चीज़ होती है जब नेट फॉरेन एसेट्स या कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में, तो नेट फॉरेन एसेट्स में आपकी दो चीज़ें होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यस, अब आप देखें कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो आपका मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। राइट। तो इसी तरह आपको हो सकता है कि आगे जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो और मोमेंटम बनना शुरू हो। अगर नेट फॉरेन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस कंट्री के लिए और हमारा जो है आईएमएफ से जो है चीज़ें ख़त्म करने के लिए। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आगे कैसे चलती हैं।
आपको नहीं लगता कि अगर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट चले गए हों, एफडीआई की रफ्तार बेहतर ना हो, प्राइवेटाइजेशन ना हुई भी हो, तो रुपी कुड कम अंडर प्रेशर? देखिए, रुपए का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, हमने देखा था कि जो बाहर स्मगल हो रहा था और इस तरह की जो कर्टेलमेंट की थी राइट। आर्मी चीफ ने, उसके बाद से काफ़ी कंट्रोल हो गया। अभी भी आप जो इसको देखने का एक इंडिकेटर होता है रीर, या। रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट। राइट। अगर रीर इंडेक्स जो है अभी भी 101 के ऊपर है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में, तो हमने रीर को जो है वो 117 और 125 पे भी लेके गए। यस। ठीक है। लेकिन अभी हम रीर को जो है, मुझे नहीं लगता अगर इनके पास इतना मोमेंटम है, अगर ये रीर को 115 तक भी ले जाते हैं या। तो भी जो है इसको करेंसी को 1 1.5 साल 2 साल आराम से जो है वो स्टेबल रख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप करेंसी स्टेबल रखना चाहें, आप 2 साल आराम से रख सकते हैं। अगर रीर को, अगर आपका रीर बढ़ भी जाता है 110 तक रख ले, और उसको आप आराम से स्टेबल रख सकते हैं करेंसीज को। मुझे बट कोई खास डिवेल्यूशन नज़र नहीं आती। ज़बरदस्त। आईएमएफ की बात का क्या कर रहे हैं, जिसने कहा था कि जून में 325 के आसपास डॉलर जा सकता है? देखिए, अगर इंडिकेटर्स इम्प्रूव नहीं हो रहे होते और राइट। इंडिकेटर्स में कोई मसला होता तो शायद हम इस तरह करते। राइट। अगर वो रीर को एक 100 पे रखते हैं या रीर को एडजस्ट करके 95 या 90 पे ले आते हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है जो आप ने कहा है कि 300 से ऊपर टच कर सकता है। 325 भी जा सकता है अगर रीर 90 पे आ जाए, 85 पे आ जाए। अगर आप पिछले आईएमएफ प्रोग्राम देखें तो ये 85 90 पे रखते थे। या। लेकिन मुझे लगता है रीर को अगर आप 101 या 102 पे रखते हैं तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। राइट। ये तो इसका मतलब है आप पार है, 100 का मतलब है आप पार पे हैं। आप इसको ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आईएमएफ अलाउ करेगा आपको 110 से ऊपर, तो आपको उसके बाद शायद डिवैल्यूएशन करना पड़े 110 के बाद। लेकिन अगर 110 जाने के लिए भी आपको कम से कम 1 साल तो चाहिए अभी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो आपको करेंसी स्टेबल दिखती है एक्सटर्नल अकाउंट में? नियर फ्यूचर में मुझे चैलेंजेस नहीं रख, हाँ बताएं प्लीज़। मुझे लगता है रिमिटेंस भी जो है अच्छे नंबर शो करेगी। आपने देखा 3 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। राइट। अगर यही मोमेंटम बना रहा, अगर आया तो, क्योंकि रिमिटेंस आपका पार्ट होती है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर। राइट। तो अगर ये वहाँ एडजस्ट करता रहा, एक मोमेंटम देता रहा, और अगर ये मतलब एक सहारा देता रहा उसको करंट अकाउंट को भी, तो आपको अच्छा एक्सटर्नल साइड से अच्छी चीज़ें नजर आई। बट ईयर एंड के आसपास तो आपके पास ये प्रेशर आता है करेंसी के ऊपर। रेमिटेंसेस का जो अपसाइड है वो त्योहारों के टाइम पे ज़्यादा अच्छा रहता है। मार्च ऑनवर्ड थोड़े से जून तक चैलेंजेस हमेशा रहे अगर हैं। आप देखो, आप पिछले महीने का वो देख लो, अक्टूबर का देख लो, 3 बिलियन क्रॉस करी है। तो यस। अगर जैसे ईद का सीजन आता है या बकरीद का सीजन आता है, उसमें हो सकता है आप 3.5 भी टच कर जाओ। यस। वो भी पॉसिबिलिटी है। तो रिमिटेंसेस, मुझे लगता है कि रिमिटेंसेस में मोमेंटम अच्छा ही रहेगा। और जो ओवरसीज अभी जो लोगों को का कॉन्फिडेंस है वो ये रहेगा, आपको नज़र आएगा। और मैं आपको बताऊं, आगे जाके जो एक्सेस मनी है ना सिस्टम में, ये आपकी मार्केट को बहुत सपोर्ट करेगी। क्योंकि आपके एवेन्यूज़ बहुत कम हो गए, आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। आप देखो डे बाय डे जो है ना, यूथ को अवेयरनेस होती जा रही है इस पीएसएक्स के ऊपर भी और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये आपके आगे और डेप्थ आएगी ना मार्केट में, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज और अच्छा मोमेंटम दे सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में मुझे कोई ऐसा पैनिक नज़र नहीं आता अब, जो कि पहले होता था ना। उसकी रीज़न ये है कि पहले ये होता था कि जो एक्सेस मनी है वो आपकी रियल एस्टेट में पार्क हो जाती थी। राइट। जैसे ही कोई पैनिक आता था रियल एस्टेट में चल, अब आपका रियल एस्टेट जो है वो स्टेबल। वो इस पे इतने टैक्सेस हो गए, एफबीआर वैल्यूएशन टेबल मुझे लगता है हर साल और बढ़ेगा। जो आईएमएफ का साल लग रहे हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है ये और बढ़ेगा। बाद एक ही एवेन्यू रह जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज है। तो मुझे लगता है कि इस तरफ काफ़ी लोगों का रुझान आएगा। म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत अच्छी अवेयरनेस आएगी और इस तरफ भी मोमेंटम अच्छा बनेगा। राइट। सो यू आर ऑफ द ओपिनियन कि ये मार्च के आसपास जो नंबर्स दोबारा से रियल एस्टेट के वैल्यूएशन के चेंज होंगे वो फेवरेबल नहीं होंगे, वाइल ऑन द अदर साइड द रियल एस्टेट सेक्टर और आप फील्स के। देखो फिर डिपॉजिट या। डिपॉजिट रेट भी, और आपके जो डिपॉजिट्स है उस पर रिटर्न भी कम हो जाएंगे। जो कि आप अगर 10% पे टच कर जाएगा आपका डिस्काउंट रेट,
तो आपके डिपॉजिट रेट रिवाइज होंगे। अगर आपके डिपॉजिट रेट रिवाइज होंगे तो लोगों के पास एवेन्यू फिर वो बैंक्स भी इतना अट्रैक्टिव एवेन्यू नहीं होगा। फिर दूसरा आपने देखा है बैंक्स ने भी टैक्सेस लगा दिए हैं, डिस्करेज कर रहे हैं एडीआर को बढ़ाने के लिए। राइट। तो ये एक अलग है, इसके इससे आपको पता चल रहा है कि इस तरफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी फिर। और फिर मनी मार्केट जो एक हॉट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू था, वो भी अब आप देखो कि उसके रिटर्न्स नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले आपके जब डिस्काउंट रेट 22% पे था तो 22.5% का रिटर्न मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा ना। राइट। अब वो नीचे आता जाएगा, तो जब वो नीचे आएगा तो फिर लोगों के पास जो एक एवेन्यू नजर आ रहा है लोगों को, वो पीएसएक्स नजर आ रहा है। यही देख रहे हैं आपके, यही मोमेंटम में भी नजर आ रहा है आपको पीएसएक्स। तो आपको मार्केट में, वॉल्यूम में, इंडेक्स में, बाइंग के ट्रेंड में सस्टेनेबिलिटी के जायज़ वाज़े इशारे भी नज़र आते हैं और रीजंस भी नज़र आते हैं, बट देखिए व्हाई सबसे व्हाई डोंट बड़ा, वी सी मोर लिस्टिंग? ये वाली बात भी आप कर लीजिएगा, बट पहले थोड़ा सा बताएं कि व्हाई आरंट वी सीइंग न्यू लिस्टिंग्स? इस साल 5 लिस्टिंग्स हुई हैं। देखिए लिस्टिंग्स का जहाँ तक है ना, अभी जो आपने देखा है बहुत रैपिडली डिस्काउंट रेट नीचे आया है ना, यस। ये पिछले 6 महीने के अंदर आया है। तो इसका जो लिस्टिंग का इम्पैक्ट नज़र आएगा ना, वो आपको 1 साल में नज़र, आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जाते हो तो आप डेट टू इक्विटी मॉडल पे शेयर शुरू करते हो। या। ठीक है ना, जब आप डेट टू इक्विटी मॉडल पे करते हो तो डेट आपका एलिमेंट वो 22% की वजह से बिल्कुल आउट हुआ था। तो अगर आप 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी भी जनरेट करते तो भी आप लॉस में होते। अब वो नहीं रहेगा। अब जब डिस्काउंट रेट नीचे आएगा तो फाइनेंस कॉस्ट नीचे आएगी, आपका जो वो डेट टू इक्विटी मॉडल है वो वायबल होगा, तो आपको ये लिस्टिंग्स और अच्छी नजर आएंगी अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो। लिस्टिंग अच्छी नज़र आएगी, और जो म्यूचुअल फ़ंड के यूनिट होल्डर का बेस है, वो जो यूआईएन बेस है उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर हो चुका है, मीनिंग यूनिट होल्डर्स की तादाद यूआईएन होल्डर्स से ज़्यादा आप है। सो देखें लोगों को हाँ जी। चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर अवेयरनेस करें, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप देखें लोग एवेन्यूज ढूंढ रहे होते हैं। या। आपको बताओ मनी सप्लाई आपकी पिछले पूरे 20 साल की हिस्ट्री में आप देखें 10% से ऊपर रही है। राइट। अगर ये मनी सप्लाई 10% से ऊपर है, इसका मतलब है टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट जो है, लाइबिलिटीज जो है वो कितनी ज़्यादा होंगी। अगर टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज जो है, जो डिपॉजिट्स हैं वो अगर डबल डिजिट में है, तो इसका मतलब है कितना एक्सेस मनी है इस वक्त सिस्टम के अंदर। तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ पार्क होगा, उसको कहीं ना कहीं तो पार्क होना है ना। तो वो आपका जो बैलेंस करता था वो आपका, आप देखते थे कि जब फैक्टर्स ऑफ मनी सप्लाई होता था और कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो आप कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में आपका सारा कमर्शियल बैंक बोरिंग उसको एडजस्ट करता था। आप अपनी फिस्कल साइड को 20 सालों से जो है कमर्शियल बैंक बोरिंग के थ्रू एडजस्ट करते हुए आ रहे हो। तो ये चीजें हो रही थी। अब जब आपकी ये एक्सेस मनी सप्लाई, आपकी मनी सप्लाई मुझे नहीं लगता कम होगी। मनी सप्लाई मुझे लगता है क्योंकि करेंसी आपकी जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो ज़्यादा ही रहेगी। प्रिंटिंग ऑफ मनी होगी। मनी सप्लाई अगर आपकी 10% से एक्सीड करती है, डबल डिजिट में रहती है जो कि पुराने पास में रही है, तो आप देखोगे बहुत अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा आपको कैपिटल मार्केट्स के अंदर, ज़बरदस्त काशिफ चाहे वो साहब। अभी म्यूचुअल फंड्स हो या या स्टॉक हो। बिल्कुल ठीक है। वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करना चाहेंगे ईटीएफ्स के ऊपर। ईटीएफ्स इन जनरल क्या हैं, एनआईटी के ईटीएफ्स ने कैसे परफॉर्म किया है, एनआईटी ने किस किस तरह के ईटीएफ्स को अब तक इंट्रोड्यूस किया है, सिर्फ एक्विटी साइड के हैं, बैलेंस्ड हैं, डेट साइड के हैं। इस पे थोड़ा सा हम काशिफ से समझने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा गाइड करने की भी कोशिश करेंगे कि जो बुल रन होता है, तेज़ी होती है, उसके अंदर पीपल डोंट हैव टू कैरिड अवे। लोगों को थोड़ा सा ध्यान के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। सो काशिफ साहब, ओवर टू यू। थोड़ा सा ईटीएफ्स क्या हैं, इसका फ्रेमवर्क क्या है, और जो एनआईटी का एक्सपीरियंस है ईटीएफ्स के साथ वो कैसा जा रहा है, उसको बताएं। देखिए अभी ईटीएफ की इतनी डेप्थ नहीं है हमारे यहाँ मार्केट में ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ना, वो इंडेक्स के साथ ट्रैक करता है।
जो इंडेक्स होता है, और जैसे हमारा, आपको जब आप ईटीएफ लॉन्च करते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान गेटवे इंडेक्स है जो इक्विटी बेस्ड है, तो उसमें हमने जो हमारी कंपनीज है टोटल 15, वो सारी ब्लू चिप कंपनीज है। राइट। यानी उसमें कोई ऐसी स्पेकुलेटिव कंपनी या जो इस तरह की चीज़ होते हैं उससे अवॉइड करते हैं। फिर दूसरा ये इसका इंडेक्स बनता है, जैसे हमारा एनआईटी पीजीआई इंडेक्स है। राइट। तो वो इंडेक्स ट्रैक करता है इसको सारे, जो आपके स्टॉक्स होते हैं उसको। राइट। तो इसकी परफॉर्मेंस और इंडेक्स इंडेक्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल पार होती है। तो जो इन्वेस्टर्स यहाँ करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटाइल नहीं लेना चाहते, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर लेते हो, तो आपको लॉस का रिस्क आपका बढ़ जाता है। ईटीएफ के अंदर वो रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो ईटीएफ के अंदर बास्केट बनी हुई होती है, उस बास्केट के अंदर आपके सारे ब्लू चिप्स स्टॉक्स होते हैं। तो वो ब्लू चिप्स स्टॉक्स ऐसे नहीं होते जिनमें कोई बहुत बड़ी कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आ जाए या इस तरह आ जाए जो पैनिक की सिचुएशन करे। और वो दूसरा ये कि वो इंडेक्स के साथ री रेट होते रहते हैं। राइट। तो वो इंडेक्स और ये तकरीबन साथ साथ मूव करते हैं, तो आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है ना, जैसे अगर आप ईटीएफ के फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे और ईटीएफ इंडेक्स की देखेंगे, वो बराबर शराबर ही होगी वो। और ये ऐसे ही होता है, इसको हम ट्रैकिंग एरर से निकालते हैं, कि जितना रिड्यूस रखते हैं उतना ही वो करीब करीब चलता है। तो ये ईटीएफ की नेचर है, जिस तरह ईटीएफ मूव करता है। ईटीएफ की मार्केट में बहुत डेप्थ है। जैसे आप डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर भी ईटीएफ ला सकते हैं, बैंकिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। बाहर इसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, बहुत डेप्थ है। अब पाकिस्तान में ये आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा कि जब आप इन चीज़ों की तरफ आएंगे, सेक्टर बेस्ड ईटीएफ की तरफ आएंगे, तो आपको और इस पे जो है ना कॉन्फिडेंस नजर आएगा इन्वेस्टर्स का। जितना आपका वैरायटी होगी ना, उतना ही आप जो है इन्वेस्टर्स को बता सकेंगे और उतना ही अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो मुझे लगता है जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैपिटल मार्केट्स की पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स का जो जोर है वो भी आपको ज्यादा नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी रैपिड ग्रोथ हो रही है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अब अभी आपको रिसेंट नजर आएगा कि जो ईटीएफ की इक्विटी साइड है, या म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी साइड है, उसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट नीचे आ गया है और कैपिटल मार्केट्स अट्रैक्टिव है। पीएसएक्स आप देख ही रहे हैं कैसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और बढ़ेगा और पेनिट्रेशन आएगी और डेप्थ आएगी मार्केट। ज़बरदस्त। तो इस तरह की कोई स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं कि जो यूनिट होल्डर्स हैं उसकी तादाद कितनी है? ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि ईटीएफ्स में इन्वेस्टेड हैं, और ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं? अगर आप स्टॉक्स और ईटीएफ को लेते हैं, तो आपका अभी 1% भी नहीं होगा ईटीएफ ओके। जो है ना, जो ओके। मार्केट के पेनिट्रेशन। अभी राइट। बहुत डिमांड चाहिए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है ईटीएफ राइट। के बारे में, लोगों को राइट। पता ही नहीं है मैकेनिज्म क्या है। इसके ऊपर पूरी ट्यूटरिंग होनी चाहिए, इस पे राइट। बताना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस आ रही है ना। या आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड लोगों को पता चलते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे ईटीएफ में भी जब डेप्थ आएगी, आप देखते हैं वॉल्यूम्स बहुत ड्राई होते हैं ईटीएफ्स या के अंदर। या ये जिस तरह मार्केट में डेप्थ आएगी, लोगों को अवेयरनेस आएगी, इसी तरह आप देखेंगे कि ये ईटीएफ के अंदर आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये जो ईटीएफ्स हैं, ये फॉरवर्ड में, फ्यूचर में, डीएफएम में और बदले में भी होते हैं? अभी इतना हम आगे डेरिवेटिव्स ओके। की तरफ गए नहीं है। ओके। असल में डेरिवेटिव्स की मार्केट यहाँ पर है ही नहीं है। आपने देखा है बिल्कुल। कि बैंकिंग के अंदर भी आप डेरिवेटिव्स यूज नहीं करते। यस। यस। अगर आप बैंकिंग का मॉडल देखोगे, यहाँ आपको डेरिवेटिव्स नजर नहीं आते, या जिसकी वजह से आपके बैंक्स बहुत कंफर्टेबल हैं और लॉस नहीं करते। बिल्कुल सही। आपने देखा है कि आपके बैंक्स बड़ी स्टेबल अर्निंग्स दिखाते हैं, उसकी या वजह ये है कि डेरिवेटिव इनकम नहीं होती है। बिल्कुल क्योंकि सही। डेरिवेटिव्स में आपको या तो लॉस होता, हिट लगती है, या इस तरह। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो बिल्ड होगी ना मार्केट, या जब आपके जो आपकी प्रोडक्ट्स पे वैरायटी आएगी, तो फिर आप देखोगे कि हम डेरिवेटिव्स की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल सही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी एनआईटीज एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस विथ ईटीएफ्स, तो आप बताएं कि हैज़ इट बीन गुड? एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टर perspective, if I were to look at the KSE 100 index performance, its return in last 1 or 1.5 year versus your ETF, equity ETF, how does the compare go? देखिए, उसका सबसे ज़्यादा ये कि आप गेस कर सकते हैं कि हमने फिस्कल ईयर 24 में 93% का रिटर्न दिया। Okay. ठीक है।
और इसका जो कंपैरेटिव इंडेक्स है वो NIT PGI है, वो भी ऑलमोस्ट उतना ही रहा। इसका मतलब है बिल्कुल पार है। और मार्केट आपको पता है, अगर आप KC 100 को वैसे इससे रिलेट करते नहीं है, लेकिन आपने देखा कि स्टॉक भी तकरीबन इतनी ही मोमेंटम में थी। तो यस। ETF का रिटर्न जो है वो बुरा नहीं था, बहुत अच्छा रिटर्न था, बल्कि मार्केट से थोड़ा ऊपर ही था। तो राइट। ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इंडेक्स के साथ, क्योंकि देखिए वो ट्रैक करता है इंडेक्स को। अगर वो ट्रैक करेगा तो वो बराबर है, अगर आप उसके बराबर भी है तो आपका जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी है आपकी। तो बस एक ड्रॉबैक है कि अभी वॉल्यूम्स नहीं है। जितनी अवेयरनेस आती जाएगी, जब वॉल्यूम्स होंगे तो फिर आपको ETF में वैरायटी भी नजर आएगी। जैसे अब म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी रिलक्टेंट हैं कि नए ETFs लेकर आए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ETFs हैं वो ही नहीं चल रहे होते इतने। तो जब ये वैरायटी लेकर आएंगे, अवेयरनेस होगी, जब और काम होगा इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि ETFs में भी आपको वॉल्यूम्स नजर आएंगे, जैसे आपको नॉर्मल स्टॉक के शेयरों में बाजार में नजर आते हैं वॉल्यूम्स। सो फॉर अ न्यू इन्वेस्टर योर सजेशन इज़ कि या तो वो म्यूचुअल फंड में जाए, और अगर उसे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का उसका माइंडसेट है तो उसको पहले ETFs को देखिए कंसिडर करना चाहिए। व्हाई डू यू से दैट? देखिए आप पहले तो जो भी इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर लें राइट। कि वो रिस्क एवर्स है, रिस्क टेकर है, या क्या है। राइट। अगर वो रिस्क एवर्स है तो वो फिक्स इनकम उसके लिए सबसे अच्छा एवेन्यू है। अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है तो ETFs और म्यूचुअल इक्विटी, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। राइट। तो वो फिर उसी हिसाब से है कि रिस्क एपेटाइट कैसी है। अगर वो थोड़ा सा रिस्की है तो फिर उसको लेना चाहिए रिस्क। मेरे ख्याल से कैलकुलेटेड रिस्क लेना कोई बुरा नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जो इक्विटी मार्केट है या म्यूचुअल फंड्स हैं आपके इक्विटी वाले, और जो आपके ETF है, वो कोई बैड चॉइस नहीं है। इस पे जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है। आशिफ, अभी मार्केट 4.5 के मल्टीपल पर है। आपको क्या लगता है कि इसको 7 का एवरेज जो एक्चुअली काफ़ी अर्से मेंटेन रहा है, आपको वो कहीं दिखता है नियर फ्यूचर में, मिड फ्यूचर में और फार फ्यूचर में? देखें, इसकी बहुत सारी वजह है कि मार्केट रीरेट करे। मुझे लगता है कि मार्केट जो है 6 के मल्टीपल तक तो चली जाएगी। और उसकी रीज़न ये है कि आपके बहुत सारे एवेन्यूज़ नहीं चल रहे। आपका रियल एस्टेट एवेन्यू नहीं चल रहा, फिर आपके डिपॉजिट रेट नीचे आ रहे हैं, फिर आपके मनी मार्केट नीचे आ रहे हैं। तो मार्केट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स सपोर्ट नहीं भी कर रही होंगी ना, तो री रेट करेगा। तो री रेट करेगा तो इंडेक्स आपको काफ़ी ऊपर नज़र आएगा जो अभी है उसके मुकाबले में। मुझे लगता है कि डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव होता है या। इक्विटी मार्केट्स के लिए और इक्विटीज़ के लिए। क्योंकि उसके मैंने आपको वजह बताई कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है तो कंपनीज की वैल्यूएशंस बढ़ जाती है। फिर दूसरी, आप सिक्लिकल कंपनीज को भी चलते हुए देखते हो जिनके फाइनेंस कॉस्ट नीचे आ जाती है। राइट। तो इस सारी चीज़ों के बाद एक और मोमेंटम बन जाता है जो मार्केट को और जो है ना सहारा देता है और ऊपर की तरफ लेके जाता देखिए, अब 4 के मल्टीपल पे थी, या 4 जब टच कर रही थी बाज़ार, तो ये कहा जा रहा था कि ये 6 के मल्टीपल पे री रेट हो सकती है। और है। 4.5 पे आई तो बाज़ार स्टिल, स्टॉक्स स्टिल अपीयर टू बी वेरी चीप, बिकॉज पुराने जो प्राइसेस हैं, नंबर ऑफ पीपल यू विल कीप फाइंडिंग, वो कहते हैं कि हमारी प्राइसेस अभी तक नहीं आई। बट हो क्या गया कि ये 43, 44, 45 के लेवल से 95, 96 का लेवल हम सब ने बहुत आसानी से देख लिया, और सिर्फ 4 से 4.5 के मल्टीपल पे बाजार है। जब आप कहते हैं कि ये 6 के मल्टीपल पे री रेट हो सकती है, आर यू ट्राइंग टू से कि जो इंडेक्स है वो 175 तक पोटेंशियल है, जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, आगे की जो 3 साल आपको जब ऐसे सिनेरियो है, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, तो मेरे हिसाब से आपको 3 ईयर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, 3 ईयर फॉरवर्ड कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखना चाहिए या 5 ईयर कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखना चाहिए। आप मानते हैं 10 से 12% की ग्रोथ तो होगी ना कम से कम। बिल्कुल सही। अगर 10 से 12% की ग्रोथ आगे आती है तो आप ये देखेंगे कि ये जो मल्टीपल है ये रिड्यूस हो जाता है। राइट। ठीक है ना। अगर आप इस पे देखोगे तो आपको ये कोई, मैं कहता हूँ अगर ये बाकी अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम जैसे अभी चल रहे हैं, तो राइट। आप बिल्कुल 175 का इंडेक्स भी देख सकते हैं। एंड दैट यू सी कि 1 डेढ़ साल तक ये मोमेंटम बरकरार टू रह सकता है। दिसंबर 2026 तक मुझे लग रहा है कि 175 टच कर सकती है।
फैंटास्टिक। आशिफ इमरान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में NIT के ऑफिशियल ने हमें तफसील के साथ बताया कि जो ETFs हैं उनके लिए काफ़ी सारा रूम मौजूद है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी सारा सामान मौजूद है। सो पीपल who are new entrant to the market should look into ETFs and the mutual fund, and once they learn कि ये एनिमल है क्या, then they may start trading into individual stocks. एक दो छोटी छोटी चीज़ें साइड लाइन के ऊपर आश्कार हुई या हुई, एंड दोज वर रिलेटेड टू द सेक्टोरल इंडिसेस। एक पुरानी सी बातचीत है, बार बार रिपीट होती है कि 400 कंपनी बचती हैं डिफ़ॉल्ट काउंटर की कंपनीज़ को हटाने के बाद। इसके बाद 36 सेक्टर्स बचते हैं, और जो सेक्टोरल रूल्स के ऊपर जो इंडेक्स में कंपनीज जाती हैं, सर्टन सेक्टर्स कि एक सेक्टर के अंदर एक ही कंपनी है, बनु वुल मिल वुलन सेक्टर खप गया, बट स्टिल वी लव बनु, तो वो सेक्टर भी मौजूद है और सेक्टर रूल से वो कंपनी भी इंडेक्स में आ जाती है। दे आर सेक्टर्स जिसमें दो दो तीन तीन कंपनीज हैं। सो वी नीड टू रियली लुक एट, अगर हमें न्यू इनिशिएटिव्स को चलाना है तो हमें बेस लाइन और स्ट्रक्चर को भी ठीक करना होगा, हमें अपने सेक्टर्स को भी ठीक करना होगा, ताकि उसकी बेसिस पे सेक्टोरल इंडिसेस को लोग देखना पसंद करें या उसमें वैल्यू नज़र आए, और उसकी बेसिस पर कोई फ़ंड प्रोवाइडर जो है, एसेट मैनेजर जो है, वो कोई ETF लाने का सोचे भी। नंबर ऑफ़ थिंग्स विच रिक्वायर अटेंशन, बट ये एक बुनियादी चीज़ है विज़ावी ETFs, जिसको PSX की इंतज़ामिया को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को देखना चाहिए। इसका फॉलोअप नए MD PSX जो फ़ारूक सब्ज़वारी हैं उनसे हम ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, इस तरह की बातें, तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।